तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शौक। तो शौक तो अब हर वक्त आप शौक खाते रहते हैं, कुछ वजह हो, एवरीथिंग एनीथिंग, कुछ भी गर्लफ्रेंड धोखा दे दी, शौक हो गया। तो वो होता है न्यूरोलॉजिकल शौक। तो बहुत ढंग का शौक होता है। एक तरह से कभी कभी गाड़ी अचानक से आ गया, उसके वजह से भी मतलब कभी कभी शौक लगता है। तो शौक का टाइप्स, तो शौक का मैनेजमेंट, काउज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बहुत कुछ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शौक तो इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी इन which the organs and tissue of the body are not receiving an adequate blood flow। मतलब दो जो हमारा बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, उसमें किसी भी तरह का कंडीशन मतलब प्रॉब्लम्स आए ब्लड वहाँ तक पहुँचने में, रिसीव होने में, तो उस कारण से हमारा शॉक हो सकता है। मतलब हमारा आर्टरीज के थ्रू, वेंस के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। हमारा आर्टरीज और वेंस के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब समझ आइए, एक तरह से रुकावट आ जाए तो क्या हमारा ब्लड फ्लो करेगा? नहीं करेगा। मान लीजिए हमारा हार्ट ब्लड में जा रहा है और वो बीच में ही रुक गया, तो वहाँ ब्लड रुक गया तो ये कार्डियक शॉक हो जाएगा। किसी भी तरह का कार्डियक शॉक हो जाएगा। तो ब्लड पहुँच नहीं पाया हार्ट में तो कार्डियक शॉक हो गया। इसी तरह से अब हमारे लंग्स में नहीं पहुँच पाएगा। तो उस ढंग से मतलब हमारा जो इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी इन व्हिच ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे जो शरीर का सेल्स है, बॉडी मतलब टिश्यूज़ है, मतलब या कोई भी ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स, हार्ट, ये सब जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक हमारा ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। मतलब इनएडिक्वेट अमाउंट में, मतलब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है या ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसके वजह से शॉक आता है। मतलब एक तरह से एकाएक भी हो सकता है, जैसे कि हार्ट फेलियर में या किसी भी ढंग से हार्ट डिजीज़ में जो होता है, या हार्ट अटैक आने पे तो हमारा ब्लड मतलब नहीं फ्लो कर पा रहा है, तो उसके वजह से शॉक होने का चांसेस होता है। तो शॉक में भी बहुत सारा का शॉक होता है। न्यूरोजेनिक शॉक होता है, कार्डियक शॉक होता है। तो आइए सब देखेंगे एक एक करके, आप सिर्फ बने रहे वीडियो में। तो इसका टाइप्स है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? एसोसिएटेड विथ हार्ट प्रॉब्लम्स, मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स, किसी भी हृदय रोग के वजह से हमारा कार्डियोजेनिक शॉक होता है। चाहे वो हार्ट फेलियर हो या कार्डियक अरेस्ट हो, या जो भी हार्ट से मतलब रिलेटेड हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, या किसी भी तरह का प्लेग फॉर्मेशन हो रहा है हार्ट के लेयर में, या किसी भी तरह का हार्ट मतलब किसी भी डिजीज जो कंडीशन है हार्ट का, कोई भी डिजीज, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर, या उसके लेयर में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, वहाँ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा पा रहा है एडुक्वेट अमाउंट में, तो उसको बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक, जिस वजह से हमारा ब्लड फ्लो सही ढंग से या वहाँ तक ब्लड हमारा नहीं पहुँच पा रहा है, बीच में ही रुक जा रहा है, उसके वजह से ये जो होगा कार्डियोजेनिक शॉक होता है। एक तरह से अब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो इलेक्ट्रिक क्या करता है? करंट जैसे ही लगा तो वहाँ पर जो होता है, एक तरह से मान ले तो ब्लड जो हमारा सिस्टम है रोकने का काम भी कर देता है, वो ब्लड वेसल्स को ही एक तरह से ब्लड शॉक में मतलब रोक देता है। या वो जो इलेक्ट्रिक शॉक है न्यूरोजेनिक शॉक है, मतलब वो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर ही अटैक कर देता है, तो उसके वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है डेथ भी काउज कर देता है, मतलब डेथ उसके कारण से भी हो सकता है। तो वही होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा, अब तो ये तुरंत हमारा रिसेप्टर्स जो है, हमारे रिसेप्टर्स है, मतलब एक तरह से जो हमारा नर्व इम्पल्स है, तुरंत उसी के थ्रू, रिसेप्टर्स तो पूरे शरीर में बिछा हुआ है एक तरह से इलेक्ट्रिक तार के तरह, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक जहाँ लगा तो हमारा न्यूरोजेनिक शॉक पर वो अटैक करता है, उसके वजह से हमारा न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक एक तरह से न्यूरोजेनिक शॉक में आएगा, मतलब न्यूरोलॉजिकल शॉक, जैसे कि किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम पे अटैक हो रहा है तो उसके वजह से वो शॉक। उसके बाद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, तो इसमें होता है काउज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम, हमारे शरीर में ब्लड का वॉल्यूम कम जा रहा है या ब्लड वॉल्यूम कमेगा तो हर पॉइंट में मतलब समझ सकते हैं कि ब्लड हर जगह पहुंच नहीं पाएगा, ब्लड की कमी होगा, तो उसके वजह से
हाइपोवॉल्मिक शॉक होगा जी। एक तरह से हाइपोवॉल्यूमिया मतलब क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिया मतलब शरीर में ब्लड या फ्लूइड का कमी, तो उसके वजह से हमारा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक, मतलब काउज्ड इन एडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम, मतलब किसी भी एडिक्वेट वॉल्यूम नहीं, हमारा शरीर को मतलब ब्लड नहीं मिल रहा है तो उसके कारण हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक। दूसरा एनाफाइलेटिक शॉक, दूसरा है एनाफाइलेटिक शॉक काउज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, स्किन में किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, उसके वजह से भी शॉक हो सकता है। अब शॉक भी बहुत प्रकार का होता है, मतलब कि एक तरह से एक्यूट, क्रोनिक, जो कि मतलब एक तरह से मान लीजिए तो ये जो हमारा पहले से कोई डिजीज है, पहले से डिजीज है वो अब काउज कर रहा है, मतलब एकाएक, तो एक होता है कि मतलब किसी भी तरह का जैसे इलेक्ट्रिक शॉक, ये एकाएक हो रहा है, तो ये मतलब एक्यूट कंडीशन में मतलब आया, शॉक आया। और यही कोई बीमारी हमारे ऑर्गन्स का, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ले लीजिए, वो बहुत दिन तक मतलब है, पहले से है, और वो मतलब आज हमको मतलब हार्ट फेलियर में भी थोड़ी होता है कि मतलब एकाएक हो जाए, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज उसमें भी अलग अलग होता है, तो इस पर बात करते हैं। तो उसके बाद एनाफाइलेटिक शॉक में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था, और सेप्टिक शॉक में एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शंस के थ्रू, मतलब किसी भी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होता है, जो पैरासाइट्स, फंगल, ये सब इन्फेक्शंस के थ्रू हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेप्टिक शॉक। किसी भी तरह का हमारा इन्फेक्शंस का अटैक है तो बोलेंगे सेप्टिक शॉक। अब एक तरह से मान लीजिए कोरोना ही हुआ था, तो कोरोना तो वायरल इन्फेक्शन है, तो एक तरह से वायरस के थ्रू वो फैल रहा था, तो वो भी एक तरह से मान लीजिए ज़्यादा एकाएक हो रहा था, उससे भी कारण आदमी डेथ कर रहा था, तो वो भी एक शॉक है। तो उसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक, तो न्यूरोजेनिक में एक तरह से न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हमारा खराब हो जाएगा। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, तो एसोसिएटेड विथ नर्वस सिस्टम। तो ये समझ गए कि न्यूरोजेनिक शॉक में हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे अटैक करेगा, मतलब कि एक तरह से न्यूरॉन्स पर हो या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करेगा, तो न्यूरोजेनिक शॉक हो जाएगा। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब भी होता है एक तरह से साइन और सिम्टम्स भी इसको बोलते हैं, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम्स। तो इसमें एंजाइटी देखने को मिल सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। अब चेस्ट पेन भी एक तरह से कंडीशन है, हमारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अगर है तो उसके कारण नहीं होगा। अगर मान लीजिए हार्ट से रिलेटेड हो रहा है, हमारा कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है, तो उससे एक तरह से हो सकता है चेस्ट पेन भी हो सकता है, या किसी भी तरह का हमारा लंग से एसोसिएटेड हो तो उसके कारण हो सकता है। तो उसके बाद सेलो ब्रीथिंग मतलब सेलो हो जाएगा, मतलब एक तरह से धीरे धीरे होने लगेगा, तो उसके बाद छोटा हो जाएगा, तो इसके कारण उसके बाद ब्लूइश लिप्स देखने को मिलेगा, मतलब ब्लूइश लिप्स, नेल्स, स्किन, ये सब हमारे ब्लू कलर का होने लगेगा, मतलब ब्लू मतलब दिखेगा, नेल्स हमारा, ये सब देखने को मिल सकता है। किस में? शॉक कंडीशन में हमारा देखने को मिल सकता है। नोजिया हो सकता है, उसके बाद मोमेटिंग हो सकता है। पता है नोजिया मतलब जो होता है एक तरह से जो हमारा फील मतलब एक तरह से होता है, जब मोमेटिंग आने से पहले जो होता है वो एक तरह से बोलेंगे नोजिया, जो कि एक तरह से जैसे कि अब उल्टी होने वाला है, मोमेटिंग होने वाला है, तो उसका जो फील आता है कि जैसे कि नहीं होने वाला, जी औकाता है, तो उसके वजह से हम उसको बोलते हैं नोजिया। वही मोमेटिंग मतलब बैक रिफ्लेक्स, मतलब हमारे स्टोमक में कोई भी कंटेंट गया, कोई भी कंटेंट है जो कि अनडाइजेस्ट है, मतलब नहीं मतलब डाइजेस्ट हो पा रहा है किसी भी कारण से, ड्रग से, मेडिकेशन के कारण, या किसी भी पॉइजनस कंटेंट के कारण हम शरीर खा लिए हैं, स्टोमक में चला गया है, तो स्टोमक क्या करता है? बैक रिफ्लेक्स कर देता है, उसको माउथ के थ्रू बाहर निकाल देता है, मतलब एवाक्यूएशन कर देता है हमारे शरीर से कोई भी कंटेंट हम जो खाते हैं, गंदा कंटेंट खाते हैं, उसके वजह से। उसके बाद होता है अनकॉन्शियसनेस में क्या होता है? हमारा पेशेंट मतलब किसी भी कंडीशन में कोई भी हमारा फीडबैक नहीं दे रहा है, किसी भी तरह से वो सुन ना पा रहा है ना। और अनकॉन्शियस में भी होता है, बहुत तरह का अनकॉन्शियसनेस होता है, जैसे कि अब कोई कंडीशन आता है कि एक तरह से सीधा देख रहा है तो देखते जा रहा है, कुछ बोलिए नहीं रहा। अब कुछ होता है कि बोल रहा है लेकिन वो बेहोश है, बेहोश में
इस ढंग से करता है, तो उसमें भी अलग अलग कंडीशन आता है अनकॉन्शियसनेस में, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो अनकॉन्शियसनेस में आता है। तो ये देखने को मिल सकता है शॉक में, इसका भी अनकॉन्शियसनेस का भी एक दो मतलब अलग अलग तरह का अनकॉन्शियसनेस होता है, जिसमें कि एक तरह से हमारा जो पेशेंट है वो एकदम अनकॉन्शियसनेस है, मतलब कि ना तो कुछ बोल रहा है ना कुछ रिएक्शन कर रहा है। किसी में होता है रिएक्शन कर रहा है, बॉडी रिएक्शन कर रहा है, कुछ हाथ हिला उला रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं। कुछ में होता है कि बोल रहा है लेकिन कुछ मतलब एक तरह से हाथ उत कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, फेस रिएक्शन नहीं, आंख बंद है लेकिन बोल रहा है। तो ऐसा ऐसा ये हाइपो मतलब अनकॉन्शियसनेस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। तो काउजेज आता है, इसका अब कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकता है, हमारा शॉक होने का कारण क्या हो सकता है। तो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर में जैसे हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है, उसके बाद हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, उसके बाद जैसे कि हार्ट मतलब अटैक हो सकता है, तो उसके वजह से भी शॉक हो रहा है। तो इसमें हार्ट फेलियर किसी भी ढंग का मतलब हार्ट फेलियर मतलब कंडीशन हो या हार्ट से रिलेटेड कंडीशन होगा तो ये हमारा काउज में आ सकता है। दूसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हमारा लॉस ऑफ वाटर, मतलब हमारा शरीर में वाटर का कमी होता है तो उसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन कंडीशन में शॉक होगा। जैसे ही हमारा डिहाइड्रेट बॉडी हमारा डिहाइड्रेट हो गया, हम हाइड्रेटेड नहीं है, मान लीजिए पानी नहीं ठीक से पी रहे हैं, मतलब वाटर इंटेक ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर रहे, गर्मी का सीजन है मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड हो गया। डिहाइड्रेटेड हो गया तो उसके तरह से एक तरह से अनकॉन्शियसनेस होगा, बेहोश हो सकते हैं, चक्कर आ सकता है, तो उसके कारण से एक तरह से शॉक आ सकता है। तो डिहाइड्रेशन भी है। उसके बाद हेमरेज। हेमरेज भी होता है, बहुत ढंग का होता है। हेमरेज का मतलब होता है कि एक तरह से ब्लड मतलब निकल रहा है, एक्सेसिव अमाउंट मतलब कहीं कट उठ गया, किसी भी तरह का ब्लीडिंग हो रहा है तो उसी को बोलते हैं हेमरेज। जैसे इंटरनल हेमरेज होता है, उसके बाद एक्सटर्नल हेमरेज होता है, या ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन में अगर एक्सीडेंट किया कोई भी आदमी, चोट लग गया कहीं भी अंदर ब्रेन के इंटरनल ऑर्गन में, उसमें ब्लड निकलने लगता है। अगर बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर शरीर में ब्रेन मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन हमारा किसी भी तरह का मतलब एक तरह से किसी भी तरह का मतलब फ्रैक्चर्स आ गया, अंदर कुछ कट उठ गया, तो उसके कारण क्या होता है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग हो जाता है, किसी ऑर्गन का ही ब्लीडिंग हो जा रहा है। तो उसमें इंडिया की इंटरनल हेमरेज होता है, एक एक्सटर्नल हेमरेज। एक्सटर्नल बाहर से कटा तो बाहर खून बह रहा है, एक अंदर में ही हो जाता है। जैसे ब्रेन में चोट लगा, अंदर में ही ब्रेन मतलब किसी भी तरह या किसी भी इन्फेक्शन के कारण अंदर ही ब्लीडिंग होता है, ब्रेन के अंदर ही ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो आ जाता है ब्रेन हेमरेज में। मतलब इसी में आ जाता है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है। मतलब कहीं मान लीजिए एक तरह से ब्रेन जो है हमारा वो इंटरनल ही ऑर्गन मतलब उसका जो ब्रेन का पार्ट्स है, ये कोई भी पूरा ब्रेन का ही ले लीजिए, किसी भी अंदर से मतलब इन्फेक्शन हुआ, वो कट फट गया किसी भी ढंग से, तो उसके अंदर मतलब कि एक तरह से ब्लीडिंग हो रहा है और बाहर पता ही नहीं चल रहा, तो वो आगे कंडीशन ख़राब हो जाता है, उसके कारण ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है। तो ब्रेन हेमरेज उसी को बोलते हैं। तो उसके बाद इन्फेक्शंस के वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शंस के भी वजह से यहाँ पर जैसे हम लोग टाइप्स में पढ़े थे, जैसे कि ये हमारा कहाँ है, सेप्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक किसके द्वारा हो रहा था, इन्फेक्शंस के द्वारा हो रहा था। तो सेप्टिक शॉक इन्फेक्शंस के द्वारा हो रहा था। यहाँ काउज में कारण टाइप्स सेप्टिक शॉक इन्फेक्शंस के कारण हो रहा है। तो सेप्टिक शॉक किस में आ रहा है, जैसे कारण इन्फेक्शन है, तो कारण इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ही इसमें हो जाएगा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में अब इन्फेक्शन में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वायरल फंगल कुछ भी हो सकता है, जो भी इन्फेक्शंस हैं। उसके बाद लो बीपी, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया तो उसके कारण शॉक देखने को मिलेगा, ये चीज़ है। उसके बाद कन्फ्यूजन, ज़्यादा सोचिएगा, अब हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग मतलब ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं तो उसके कारण कन्फ्यूजन्स के कारण अब